ठीक है सर, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। हेलो हेलो। यस सर। यस सर। नहीं दे रहा है। आज बहुत ध्यान से पढ़ना है, कोई बच्चा शोर नहीं करेगा। पहली बात, समय का अभाव है, समय बहुत कम मिला है, इसलिए हम लोग मनोयोग से पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। पहली बात कि हम नोट कर लें, सारे बच्चे नोट करें कि हमें इस कोरोना काल में क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस से हटाया गया है, सारे बच्चे नोट कर लें। क्षितिज भाग 1 का जो काव्य खंड है नोट करो, काव्य खंड में क्या हटाया गया है नोट कर लो। कबीर को हटा दिया गया है, साखिया एवं शब्द पाठ को हटा दिया गया है, नोट करो जल्दी। कबीर, रुक जाइए थोड़ा। सारे बच्चे जल्दी तेजी करें। थोड़ा रुकिए, लिखने दीजिए। ये सब कबीर को हटा दिया गया है। दूसरा, सुमित्रानंदन पंत ग्रामश्री हटा दिया गया है। केदारनाथ अग्रवाल को हटाया गया है, नोट करो। केदारनाथ अग्रवाल, चंद गहना से लौटती बेर हटा दिया गया है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को हटा दिया गया है। मेघ आए हटा दिया गया है। चंद्रकांत देवताले यमराज की दिशा हटा दी गई है, नोट कर लो। सर एक बार रिपीट कर फिर से बोलिए। कबीर, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले। काव्य खंड से इतने लोग हटा दिए गए हैं, इतने कवि हटा दिए गए हैं। गद्य खंड को देखो, गद्य खंड को श्याम चरण दुबे, श्याम चरण दुबे नोट कर लो। उपभोक्तावाद की संस्कृत लिखे हैं। क्या? चपला देवी को भी हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा को भी हटा दिया गया है। महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी हटा दिया गया है, नोट कर लो। हजारी प्रसाद द्विवेदी, एक कुत्ता और एक मैना इन्होंने लिखा था, हटा दिया गया है। हो गया। कृतिका में नोट करो, कृतिका में क्या हटाया गया है। कृतिका, नीलेश नोट नहीं कर रहे हो, देख रहे हैं। कृतिका में देखो क्या हटाया गया है। सर नोट कर रहे हैं, बुक में टिक मार रहे हैं। फणीश्वरनाथ रेणु को हटाया गया है कृतिका में। फणीश्वरनाथ रेणु, किसको? सर खड़ीश्वरनाथ रेणु। इस जल प्रलय में हटा दिया गया है। और दूसरा हटाया गया है शमशेर बहादुर सिंह को। सर पेज नंबर। शमशेर बहादुर सिंह, किस तरह आखिरकार मैं हिंदी में आया, ये हटा दिया गया है। सर पेज नंबर नोट कर लो, पेज नंबर निकालते रहना बेटा, केवल नोट कर लो, केवल नोट कर लो। व्याकरण हमें सब पढ़ना है, व्याकरण हमें सब पढ़ना है। उपसर्ग पढ़ना है, प्रत्यय पढ़ना है, समास पढ़ना है, अर्थ की दृष्टि से वाक्य पढ़ना है, अलंकार पढ़ना है, ये व्याकरण सारा पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, यस सर।
अगला कक्षा में क्या हम पढ़ा रहे थे? सर द्वंद्व समास पढ़ा रहे थे। पढ़ा रहे थे सर, द्वंद्व समास पढ़ा रहे थे। वैकल्पिक समास द्वंद्व समास में कुछ समझ में आया? समास में इतरेतर द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास पढ़ा दिए थे। कुछ समझ में आया कि उसमें क्या पढ़ा रहे थे? पढ़ाना था सर अभी। सर वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास, वैकल्पिक द्वंद्व समास। अच्छा देख लो फिर से, अब ध्यान से सुनो। ये द्वंद्व समास को हम पढ़ा रहे थे। कौन समास? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को हम कितने भागों में विभाजन हमारा हुआ था? 3। पहला भाग क्या था? इतरेतर द्वंद्व समास। ये पढ़ा चुके हैं ना? यस सर, ये पढ़ा चुके हैं। यस सर। इतरेतर द्वंद्व समास, वैकल्पिक वैकल्पिक द्वंद्व समास। वैकल्पिक द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास। वैकल्पिक समाहार समाहार द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। समाहार द्वंद्व समास। अब हमें देखना है कि इतरेतर द्वंद्व में हम इतर माने अन्य, अन्य का मतलब अन्य संज्ञा के साथ जुड़ जाना। जैसे राम कृष्ण, भीम अर्जुन, भीमार्जुन, गंगा जमुना सरस्वती, एक से अधिक पदों का भी योग होगा, तन मन धन। ये सारी चीजें किसमें जुड़ रही थी? और उसके बीच में योजक चिन्ह क्या आता था? इतरेतर में और क्या है? अव्यय है। किस तरह का अव्यय है? तो समुच्चय बोधक अव्यय है। किस तरह का ये अव्यय है? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक। वैकल्पिक में क्या जुड़ रहा था? या अथवा। या अथवा किसमें जुड़ रहा था? वैकल्पिक में। वैकल्पिक में तो ये बता चुके हैं। जैसे यस सर। वैकल्पिक भी बता चुके हैं। चलो अब हमको देखना है समाहार। समाहार में क्या जुटेगा? दो चीज। एक तो आदि जुटेगा, आदि और इत्यादि। आदि और इत्यादि। आदि किसके साथ जोड़ा जाता है? भूमि याद है, पढ़ा चुके हैं। आदि सजीव के साथ जुड़ेगा या निर्जीव के साथ? कौन बताएगा? सजीव के साथ सर। आदि जो है सजीव के साथ जुड़ेगा या निर्जीव के साथ? सजीव के साथ। सजीव के साथ सर। सजीव के साथ सर। सजीव। नोट कर लो, आदि जो है सजीव के साथ प्रयोग में लिया जाता है और ये जो है निर्जीव के साथ लिया जाता है। नोट कर लो, क्या जो है निर्जीव के साथ। अब इसमें हम क्या देखेंगे? नोट करो, इसमें इसको हम पढ़ने के लिए क्या इसमें हम जोड़ना है हमको? देखो चूंकि बड़ा है इसलिए यहां से लिख रहे हैं। समाहार द्वंद्व को नोट करो। पूर्व पद के साथ में कोई पूर्व पद के साथ में कोई। पेज नंबर 73। सारे बच्चे इसको नोट करते जाएंगे। पूर्व पद के साथ में कोई उत्तर पद ऐसा जोड़ा जाए, पूर्व पद के साथ में कोई उत्तर पद ऐसा
जिंदगी में ग्रामर से छूटा। जोड़ा जाए, नोट करो, ऐसा जोड़ा जाए जिससे उसी प्रकार की, जिससे, नोट करो, जिससे उसी प्रकार की, जिससे उसी प्रकार की, पेज नंबर, जिससे उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का समूह, उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं का, अन्य वस्तुओं का, अन्य वस्तुओं सर उधर का, दिखाई नहीं दे रहा है, अन्य वस्तु, अन्य के बाद नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ तो देखो अन्य वस्तुओं लिखो, अन्य वस्तुओं का समूह, नोट करो, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसको बोल रहे हैं, नोट कर लो। अन्य वस्तुओं का समूह सूचित हो जाए, अन्य वस्तुओं का समूह सूचित हो जाए, हो जाए, हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? समाहार द्वंद्व कहेंगे। समाहार द्वंद्व में गिना जाएगा, में गिना जाएगा, में गिना जाएगा, लिख लो, ठीक है। अब जैसे देखो कैसे गिना जाएगा और इसका विग्रह कैसे किया जाएगा, गिना कैसे जाएगा और विग्रह कैसे किया जाएगा। जैसे मैंने कह दिया रोटी उटी, हाँ रोटी ओटी, बहुत अच्छा, रोटी ओटी, ये रोटी और ओटी क्या है? ओटी क्या है? निरर्थक नहीं ना है, ऐसा नहीं है कि निरर्थक है, वह भी सार्थक है। रोटी की सार्थकता को, यही तो भाषा का कौशल है, यही भाषा का कौशल है कि रोटी के साथ ओटी, और इसका विग्रह करेंगे रोटी ओटी आदि इत्यादि, बोलो रोटी ओटी आदि की इत्यादि, पानी वानी, पानी वानी, इसके विग्रह हम कैसे करेंगे? विवेक सिंह, पानी वानी सर, विग्रह बताओ इसका कैसे लिखेंगे विग्रह? रोटी ओटी को आदि जोड़ेंगे कि इत्यादि जोड़ेंगे? विग्रह देखो कैसे करेंगे? रोटी ओटी इत्यादि, इत्यादि, समझ में आ गया? रोटी, लोग कहते हैं कि चलो 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 विवेक के यहाँ हम चाय वाय पीते हैं, तो चाय के साथ वाय क्या होता है? तो वाय जो है किसको बता रहा है? नमकीन को, बिस्कुट, वो वाय शब्द निरर्थक तो हुआ नहीं। यदि केवल हम चाय कहेंगे तो ये होगा कि केवल चाय ही पिलाएगा क्या, लेकिन चाय के साथ जो ही हम वाय शब्द जोड़ देंगे उस चाय की गंभीरता जो है बढ़ जाएगी। देखो कैसी भाषा का कौशल है। तो चाय वाय इत्यादि, विग्रह कैसे करेंगे? चाय वाय इत्यादि, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ गई। चलो रोटी सोटी खाते हैं, चलो रोटी सोटी खाते हैं, ये भी बढ़ जाएगा। पानी वानी पीते हैं, चाय वाय पीते हैं। अब देखो लोटा वोटा, ये वो नहीं है रे, एक शब्द मैंने लिख दिया, बाल्टी बाल्टी, बाल बच्चे, बाल बच्चे कौन सा समास है? सबसे पहली बात कि इसमें समास कौन सा है बाल बच्चे में? सर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास, द्वंद्व सर, द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व में किस भेद का उदाहरण है? समाहार समाहार द्वंद्व का। द्वंद्व समास। समास। चलो भूमि बताओ इसका हम विग्रह कैसे करेंगे? गलत मत बताना, विग्रह लिखो। सर बच्चे, सर बाल बच्चे, बच्चे, बाल बच्चे,
आदि बाल बाल बच्चे बच्चे आदि बाल और बच्चे बच्ची आदि बाल बच्चे आदि बाल आदि बच्चे, ढेर सारे मेरे बच्चे बच्चे कह रहे हैं कि बाल बच्चे इत्यादि। इत्यादि नहीं होगा बेटा, आदि आदि होगा। आदि बाल होगा। आगे बच्चे पीछे बच्चे आदि आदि। समझ में आ गई मेरी बात? इतना Yes, बात sir. समझ में आ गया? यस सर। तो देखो द्वंद्व समास समाप्त हो गया। अब इसको समाप्त कर दें, आगे का समास पढ़ें। यस सर। यस सर। चलो, द्वंद्व समास समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे द्वंद्व अस्मिन द्विगु। द्विगु समास। अभी 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 श्लोक याद है क्या? ये समास की sir. उत्पत्ति के बारे में जो बताए थे, श्लोक याद है किसी को? यस सर। द्वंद्वे अस्मिन् द्विगुणरपि च मत्यगे नित्यम् अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारय एषां श्यामं बहुव्रीहि। यस सर। याद है? यस सर। यस सर। द्वंद्वे अस्मिन् द्विगुणरपि च मत्यगेः नित्यम् अव्ययी भावः तत्पुरुष कर्मधारयः एषां श्यामं बहुव्रीहि। अब तो पहला तो द्वंद्व समास पढ़ चुके हैं, अभी आगे की कक्षा में बताएंगे। हमारे यहाँ समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 माने गए हैं। कितने माने गए हैं? प्रधानता के आधार पर 4। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाए कि समास होते कितने हैं सामान्य रूप से, तो 6 होते हैं। संस्कृत में कितने समास होते हैं? 5 होते हैं बेटा। संस्कृत में 5 समास होते हैं। सामान्य रूप से हिंदी में 6 समास होते हैं। और यदि पदों की प्रधानता के आधार पर समास पूछा जाए तो 4 होते हैं। तो 4। ठीक है। अब देखो ये 4 होते कैसे हैं, नोट कर लो। ये थोड़ा सा चार्ट बना दे रहा हूं, नोट कर लो प्रधानता के आधार पर कैसे होते हैं। मान लो कि यह प्रथम पद है, पद के बारे में बता चुके हैं। प्रथम पद और द्वितीय पद। द्वितीय पद और इस प्रथम पद को क्या हम एक नाम से जानते हैं? पूर्व पद के नाम से। और इसको किस नाम से जानते हैं? उत्तर पद के नाम से। अब इसमें देखो कौन प्रधान होता है, कौन अब अप्रधान होता है। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3, 1 2 3 4 कॉलम हमने बना दिया। देखो पहला पद जिसमें प्रधान होगा और द्वितीय पद अप्रधान होगा। जहां अप्रधान हुआ मैंने काट दिया। जिसमें प्रधान होगा वह कौन सा समास होगा? तो लिख लो अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास होगा। अव्ययी भाव समास होगा। पहली बात, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर, प्रधानता और अप्रधानता के आधार पर समास कितने होंगे? तो 4 होंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात, नोट कर लो। और कौन कौन से होते हैं चार्ट बनाकर लिख रहा हूं। यदि पहला पद प्रधान है तो कौन सा समास होगा? बताओ बेटा। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। यदि पहला पद प्रधान नहीं है और दूसरा पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास नोट कर लो। क्या होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। ठीक है, नोट हो रहा है? यदि दोनों पद यदि दोनों पद प्रधान है, दोनों पद प्रधान है तो कौन समास होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। बहुत बहुत अच्छा। यदि दोनों पद प्रधान नहीं है तो कौन बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि समास। अब समझ में आ गया? अब बताओ कितने समास हमने लिख दिया? 4।
तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानता व अप्रधानता के आधार पर समास की संख्या कितनी होती है, आंसर क्या बनेगा? 4। 4 सामान्य रूप से समास कितने होते हैं? हिंदी में समास कितने होते हैं? 6। अब देखो ये 6 तत्पुरुष समास का एक बेटा है जिसका क्या नाम है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। और इसी तत्पुरुष समास का बेटे का बेटा क्या कहलाता है? पौत्र। क्या कहलाता है? पौत्र। उसका नाम बताओ, कोई बताओ बच्चा, उसका क्या नाम होगा? द्विगु समास। द्विगु समास। द्विगु समास। ये क्या है? पौत्र है। द्विगु समास। पौत्र है जिसका नाम है द्विगु समास। द्विगु समास। अब बताओ कितने समास की संख्या हो गई? 6। कितने समास हो गए? 6। बहुत महत्वपूर्ण बात, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जान जाओ, नोट कर लो। ये कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी दूसरा पद प्रधान होता है, नोट कर लो। इस दोनों में भी दूसरा ही पद प्रधान होगा। समझ में आ गई बात? यस। नोट कर लो। कर्मधारय में भी और द्विगु समास में भी दूसरा ही पद प्रधान होगा। संदीप बताओ किसमें कौन प्रधान होगा? किसमें दोनों पद गौण होते हैं? बहुब्रीहि समास में। द्वंद्व समास। कौन बहुब्रीहि समास में होते हैं सर? दोनों पद गौण। किसमें दोनों बहुब्रीहि समास में होते हैं और दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में दोनों होते हैं। पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। और दूसरा किसमें होता है प्रधान? दोनों पद प्रधान द्वंद्व समास में होते हैं। दोनों पद सर द्वंद्व समास में होते हैं दोनों प्रधान द्वंद्व किसमें प्रधान होता है? तत्पुरुष समास में। अव्ययभावी समास। दूसरा किसमें होता है? समास में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब पद की प्रधानता और अप्रधानता हम जान गए। अब आगे का समास हम ध्यान से पढ़ेंगे, समय कम है। आगे को देखो, आगे हमें नोट करना है। आगे जो मैंने सूत्र पढ़ा कि द्वंद्व अस्मिन् द्विगुणपि च। अब देखो द्विगु समास, ये द्विगु समास स्वयं में अपना उदाहरण है। इसको मैंने काट दिया, देखो द्वि माने 2 और गु माने गाय। यानी पहला पद यदि संख्यावाची है, संख्यावाचक है, और दूसरा पद संज्ञावाचक है। संरचना के आधार पर हमें क्या कहना चाहिए? द्विगु समास कहना चाहिए, ठीक है? तो द्विगु समास और इसी के साथ द्विगु समास और बहुब्रीहि समास, दोनों समासों को हम साथ साथ पढ़ेंगे। यदि किसी द्विगु समास का हम परिभाषा कैसे जानेंगे? ऐसे स्थल जहां पर संख्या व संज्ञा का मेल हो। किसका मेल हो? ऐसे स्थल जहां संख्या व संज्ञा का मेल हो, होते हुए भी
पहली संरचना तो द्विगु समास की कि पहला पद संख्यावाचक होगा, दूसरा पद संज्ञावाचक होगा। संज्ञावाचक। ये बात समझ में आ जा रही है ना? यस सर। यस सर। अब इसके उदाहरण जो हैं, जैसे चौराहा, मैंने लिख दिया चौराहा। ये चौ क्या है? पंजाब। 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 पंजाब बताएंगे बेटा अभी। चौ क्या है? संख्यावाचक है, और राह क्या है? संज्ञा है। तो जहाँ संख्या व संज्ञावाचक का मेल होता है, वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। संख्या यानी संज्ञा के पहले यदि, संज्ञा के पूर्व में यदि संख्या का बोध होता है, वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। चौराहा है, तिराहा है, चौराहा है, और यह समूह का बोध। और महत्वपूर्ण चीज नोट कर लो, यह किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? ये समूह का बोध कराता है। समूह का, समूह का बोध कराता है। चार राहों का समूह किसका बोध कराता है? समूह का बोध कराता है। समूह का। समूह का। लेकिन किन किन स्थानों पर हमें द्विगु समास की संरचना होने के बाद भी बहुब्रीहि समास गिने जाते हैं? बहुब्रीहि समास में हमें गिनना चाहिए। किन किन स्थानों पर, वही बता रहे हैं कि ऐसे स्थल जहां पर, लिख लो, कहां कहां पर द्विगु समास की संरचना होने के बाद भी हम बहुब्रीहि समास में गिनते हैं। देखो, भाषा को किसी शब्द का, भाषा में नोट करो, भाषा में किसी शब्द का निश्चित अर्थ नहीं होता। कान खोल कर सुन लो, भाषा में किसी शब्द का निश्चित अर्थ नहीं होता। उसका अर्थ उसके संदर्भ पर, उसके संदर्भ से मिलता है। वाक्य में प्रयोग उसके संदर्भ पर मिलता है उसका अर्थ। ये ध्यान देना। यहाँ जो है कहाँ कहाँ द्विगु समास की संरचना होते हुए भी बहुब्रीहि समास होता है, उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ऐसे स्थल जहाँ पर, लिखो, ऐसे स्थल जहाँ पर संख्या व संज्ञा का मेल संज्ञा व संख्या का मेल, नोट करो, मेल होते हुए भी, संज्ञा व संज्ञा का मेल होते हुए भी नोट कर रहे हो ना? यस सर। हाँ तो लो, यस सर। होते हुए भी द्विगु समास नहीं होकर, द्विगु समास नहीं होकर बहुब्रीहि समास होता है। पहली बात कि यदि मैं प्रश्न पूछूं कि समासों का राजा कौन कहलाता है? भूमि। बहुब्रीहि समास। और रस में रसराज किसको कहा जाता है? रसों में राजा कौन है? भक्ति रस।
श्रृंगार रस। भक्ति रस। श्रृंगार रस को श्रृंगार रस रस से जाना जाता है। और समास में राजा किसको किसको माना जाता है? बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास। तो ऐसे स्थल जहां पर संख्या व संज्ञा का मेल होते हुए भी वहां द्विगु समास नहीं होकर बहुव्रीहि समास होता है। अब कहाँ कहाँ स्थल? छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़। पहला स्थल नोट करो, पुस्तक विशेष के वाचक पद। पंजाबी। पुस्तक विशेष के वाचक पद। विशेष के वाचक पद। इसकी संरचना देखो, संरचना भले ही संख्या व संज्ञा की हो, लेकिन वहां बहुव्रीहि समास गिना जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात इसके नीचे नोट कर लो कि उसके विग्रह के आधार पर, विग्रह पहली बात विग्रह और दूसरी वाक्य प्रयोग के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर, ये भी नोट कर लो। वैल्यू के आधार पर नोट कर लो, विग्रह व उसके वाक्य प्रयोग के आधार पर भले ही इसकी संरचना द्विगु समास की हो, लेकिन यदि हम विग्रह जैसा करेंगे वैसा ही हमको समास गिना जाएगा। जैसे अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी बहुव्रीहि समास। भेलू समास। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी ये पाणिनि की रचना है। किसी भी 8 अध्यायों को यदि समूह हम बनाते तब तो वह किसमें गिना जाता? द्विगु समास में। लेकिन हम कहें कि 8 है अध्याय, जिसमें किसमें हो जाएगा? वह पाणिनि पुस्तक विशेष रचना है पाणिनि की, तो वह किसमें गिना जाएगा? लेकिन यदि 8 अध्यायों का समूह करें, 8 अध्यायों का यदि समूह करें या समाहार करें तो द्विगु समास में गिना जाएगा। लेकिन हमें गिना किसमें जाना चाहिए? यह नियम है, नियम है कि पुस्तक विशेष के वाचक पद। अब सतसई है, सतसैया के दो जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, उसके दोहा बहुत ही अच्छे हैं, उनकी भक्ति भावना भी बहुत अच्छी है। सतसई की 700 दोहों का समूह है, यदि हम करते हैं तो द्विगु समास होगा। लेकिन 700 दोहा है जिसमें, अर्थात सतसई बिहारी की एक रचना है। बात समझ में आ रही है? बहुव्रीहि समास इसमें होगा, तो बहुव्रीहि समास में गिना जाएगा। किसके आधार पर? उसके विग्रह के आधार पर। बहुत अच्छी रचना है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोय, जातन की झाई पड़े श्याम हरित दूत होय। बहुत अच्छी रचना है। अब अष्टाध्यायी है, पंचांग है जिसमें हम गणना करते हैं। पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की। ये सारे जो है पुस्तक विशेष के वाचक पद हैं और हमको किसमें गिनना चाहिए? बहुव्रीहि समास में। दूसरा नोट कर लो, स्थल, स्थल स्थान के विशेष वाचक पद। स्थल स्थान के विशेष वाचक पद। पेज नंबर क्या है? पेज नंबर क्या है? स्थल स्थान के विशेष वाचक पद। जैसे छत्तीसगढ़ है, पंजाब। भले ही 36 जो है संख्या का बोध कराता है, भले ही संख्या का बोध कराता है, गढ़ है जिसमें 36, लेकिन एक स्थल विशेष का नाम है। यहाँ है, अभी बिहार से कटकर वह राज्य बना है छत्तीसगढ़। स्थल विशेष का वाचक पद है। नंबर क्या है? पंजाब है, पंजाब है जहाँ 5 नदियों का मेल होता है और किसी प्रदेश में 5 नदियां नहीं मिलती। वहाँ सतलज है, झेलम है, चुनार है, शामली है, एक और रावी, उसका नहीं याद हो रहा है। रावी
क्या बेटा? केनार, सतलुज, त्रिपुरा। रवि। अब देखो 5 नदियों का जहां मेल हो वहां पंजाब होगा, इसको भी हम सर, बहुब्रीहि झेलम, समास में सिंगरौली, गिनेंगे। बीस और और सतलज। उसके विग्रह पर, विग्रह जैसा करेंगे वैसा ही पंचवटी है। और तीसरा महत्वपूर्ण पौराणिक, लिखो पौराणिक, तीसरा पौराणिक, पौराणिक पात्र के 60% बा रहेगा ना। विशेष वाचक पद, पौराणिक पात्र के विशेष वाचक पद। कोई बताओ यार, पेज नंबर क्या है? पौराणिक पात्र पेज के नंबर क्या विशेष है? वाचक पद, भले ही उसका पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञावाचक हो, फिर भी हम उसके विग्रह के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर हम बहुब्रीहि समास में गिनते हैं। उदाहरण देख लो, जैसे त्रिनेत्र है, हम त्रिदेव। त्रिनेत्र को 3 संख्यावाचक है, नेत्र संज्ञा है, भले ही इसकी संरचना द्विगु समास की है, लेकिन यदि हम क्या मेरी 2 आंखें, समास, क्योंकि इसका क्या मेरी 2 आंखें और तुम्हारी एक आंख भगवान शिव को बता रहा है, क्या? इसलिए बहुब्रीहि समास होगा। 3 नेत्र को धारण करने वाले शिव जी। ये किसको बोध करा रहा है? तीसरे का बोध करा रहा है। लेकिन इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि यदि हम कहें कि शंकर की तीसरी आंख ने 3 आंखें हैं। देखो, शंकर की तीसरी आंख ने कामदेव को भस्म कर दिया। शिव का त्रिनेत्र कामदेव को भस्म कर दिया, तो तीसरा एक को संबोधित कर रहा है कि तीसरा नेत्र ने भस्म कर दिया। यदि ऐसा वाक्य में प्रयोग करके और त्रिनेत्र का हम समास पूछें तो द्विगु समास होगा। ये बात समझ में आ रही है? बहुत बारीक अंतर है। यदि कहें कि शंकर की तीसरी आंख ने किसी को भस्म कर दिया, तो तीसरी आंख हो जाएगी, वहां द्विगु समास होगा। इसलिए वाक्य के और वाक्य विग्रह के आधार पर हम समास का निर्धारण करते हैं। अंतिम बात कर लो, अर्थ विशेष पौराणिक पात्र के हो गया। चौथा लिख लो, अर्थ विशेष के वाचक पद। वीडियो रुक रहा है। अर्थ विशेष के वाचक पद भले ही पहला पद संख्यावाचक हो, दूसरा संज्ञावाचक हो, फिर भी हम उसको बहुब्रीहि समास में गिनते हैं। जैसे त्रिफला है, क्या हम किसी तीन फल को मिलाकर त्रिफला बना सकते हैं? आम, इमली, महुआ को मिलाकर त्रिफला बना देंगे बेटा? नो सर। नहीं बनेगा ना? नो सर। यानी अर्थ का विशेष बोध करा रहा है कि किसका किसका मिलाएंगे। हरा, बहरा और आंवला मिलाएंगे तब त्रिफला बनेगा। आम, इमली, अमरूद मिलाने से त्रिफला नहीं बनेगा। यानी अर्थ विशेष का यदि बोध करावे तो उसके समास, उसका वाक्य प्रयोग के आधार पर हम बहुब्रीहि समास में गिना जाएगा। जैसे तिरंगा है, चलो बताओ, किसी 3 रंग को लाल, पीला, काला, पीला, नीला कुछ भी मिला दें, 3 रंग, तो बन जाएगा तिरंगा? नो सर। नहीं ना बनेगा? नो सर। विशेष अर्थ का जो बोध कराता है तो तिरंगा बनेगा। और जब नियम है कि यदि विशेष अर्थ का बोध करावे तो वह किसमें गिना जाएगा? बहुब्रीहि समास में गिना जाएगा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखना कि उसका समास विग्रह हम कैसे करते हैं। यदि 3 फलों का समूह कर देते हैं तो कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास